Just kindly screen record. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जी, तो हम बात कर रहे थे कि फीमेल में ज़्यादा है और क्यों है, क्योंकि 45 या 40 के करीब फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है ड्यू टू मेनोपॉज। और ये एस्ट्रोजन क्या करता है, ये मुनासिब लेवल में कैल्शियम मेंटेन करने में फीमेल की बॉडी में हेल्प करता है। दैट इज वाई दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि फीमेल में आर्थराइटिस आपको ज़्यादा मिलेगी। ऑस्टियोप्रोसिस भी उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और क्योंकि ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ऑटोइम्यून डिजीज एक सीरोलॉजिकल डिजीज होती है। पूरी बॉडी में ब्लड चल रहा है तो बॉडी में पूरी में किसी भी जॉइंट को ये अफेक्ट कर सकती है। तो अमूमन इसके जो पॉइंट ऑफ जो है वो अफेक्ट करने के जो जॉइंट्स हैं वो हमारे एंकल्स, हमारे नीज, हमारे हिप जॉइंट्स, हमारे शोल्डर गर्डर्स, और दोनों तरफ ये होती है। हमारी रिस्ट, हमारी ये जो फिलिंजेस हैं, इनके इंट्राफिलिंजल जॉइंट्स, ये दोनों तरफ जो है वो अफेक्ट करती है। राइट हैंड को भी करेगी, लेफ्ट को भी करेगी, राइट शोल्डर को और लेफ्ट को भी। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिजीज है। यानी ये बहुत से आपके जो जॉइंट्स हैं सब पर अफेक्ट करती है, क्योंकि ये थ्रू ब्लड फैलती है। थ्रू ब्लड एंटी ऑटो एंटीबॉडीज आपके डिफरेंट जो कार्टिलेज पॉइंट्स हैं, दैट आर योर जॉइंट्स, वहां पर ये अटैक करती है। नेक्स्ट प्लीज। तो फिजिकली अगर आप देखें, अगर पेशेंट को आपने डायग्नोज करना है तो आपको वहां पर इन्फ्लेमेशन नजर आएगी, रेडनेस नजर आएगी और पेन फील होगी पेशेंट को। इसके अलावा आपको पता है जब पेन होती है तो या इन्फेक्शन होता है तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो ज्यादा हो जाता है, विच विच इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। क्योंकि हमारे ल्यूकोसाइट्स क्या हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है या हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। इसी तरह हमारी आरएचए एंटीबॉडी बन जाती है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन्स हैं, जो सबसे पहले जिन्होंने ऑटो एंटीबॉडीज के बनने से पहले बनी, वो तो उनके अगेंस्ट भी जो है वो हम एंटीबॉडी या टेस्टिंग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन टेस्ट। नेक्स्ट प्लीज। अब नेक्स्ट हमारी बहुत कॉमन टाइप, दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें और रोमाटाइड आर्थराइटिस में मेन फर्क ये है कि रोमाटाइड आर्थराइटिस मेनली क्या है, ऑटो एंटीबॉडीज के जरिए होती है। इम्यून सिस्टम अटैक करता है आपके जॉइंट पर और उसके स्ट्रक्चर को डैमेज करता है और वहां पर पेन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये आपकी ओवर यूज की वजह से, या आपके जो जॉइंट्स हैं वो उस पर वजन ज्यादा डालें। मैंने आपको बताया था कि जो कार्टिलेज है नीचे क्रश हो जाती है, और उस कार्टिलेज के पीछे जो बोन है उस पर भी बार बार प्रेशर पूरी बॉडी का डलने की वजह से क्या हो जाती है, वो भी हार्ड हो जाती है, जिसे हम सब कॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो उसकी वजह से ये बोन वेयर एंड टेयर का शिकार होती है। और इसमें लेटर ऑन जाकर जब वहां पर ब्रेकडाउन होती है कार्टिलेज की, और वहां पर फिर start हो जाती है, तो लेटर ऑन इन्फ्लेमेशन इसमें हो जाती है। लेकिन इसका स्टार्ट में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। तो स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ये ब्रेक डाउन है या एक डीजेनरेटिव डिजीज है जो स्पेसिफिकली कार्टिलेज की ब्रेकडाउन से होती है। जब
कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होती है तो उसमें से क्या होता है, उनको आते हैं जब इन्फ्लेमेशन होती है और बोन तो ब्रेक डाउन हो रही होती है, तो साइड की बाहर की तरफ बोन की आउट ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, बल्गिंग बाहर की तरफ होना शुरू होती है। तो इसको हम कहते हैं ये ऑसिफाइड फॉर्मेशन है। तो बोन सीधी नॉर्मल शेप में गोल बनने की बजाय साइड की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देती है। तो आपका जो जॉइंट है वो आपको थोड़ा डिस्प्लेस्ड नजर आता है, वो बिल्कुल ऊपर वाली बोन नीचे वाली बोन के बिल्कुल ऊपर नजर नहीं आती, बराबर नजर नहीं आती आपको। तो जिस तरफ को ऑस्टियोफाइट बढ़ता है उस तरफ को जो जॉइंट है वो ब्रॉडन होना शुरू हो जाता है, चौड़ा होना शुरू हो जाता है, और उनकी इंटर जो है वो सिनोवियल जो सिनोवियल कैविटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। और कार्टिलेज जब बिल्कुल खत्म हो जाती है तो ऊपर वाली बोन नीचे वाली बोन के बिल्कुल ऊपर आ जाती है, इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ जाती है, और जब आप मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो आपस में फ्रिक्शन पैदा करते हैं और वहां पर मजीद जो है वो बोन डैमेज होता है। जी नेक्स्ट प्लीज। जी, ये मुख्तलिफ किस्म के, ये देखिए उन्होंने सबसे पहले आपको बताया कि ये एक्चुअली कार्टिलेज के टूटने की वजह क्या है, मैकेनिकल लोड। जितना एक इंसान मोटा होगा, फॉर एग्जांपल उसका बीएमआई हाई है उस पेशेंट का, तो वो ये आपके जॉइंट्स ने ज्यादा वजन उठाया हुआ है, या आपका एक स्पोर्ट्समैन है, फुटबॉलर है या क्रिकेटर है, एक फास्ट बॉलर है जो, या उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो फर्ज करे ऑफिस में बैठकर टाइपिंग बहुत करता है कंप्यूटर पर, तो अपनी उंगलियों के जॉइंट्स को बहुत ज्यादा यूज करता है। या फास्ट बॉलर है तो आपके बाजू को बहुत ज्यादा यूज करता है, अपने घुटनों को, अपनी टांगों को यूज करेगा। तो उसके अगर ओवर यूज की वजह से या ज्यादा वेट होने की वजह से या लाइफस्टाइल ऐसा होने की वजह से कि हम सर्टन जॉइंट्स को ज्यादा यूज करें और कुछ को ना यूज करें, इसकी वजह होती है, और वहां पर मुख्तलिफ किस्म के इंटरल्यूकन्स पैदा होते हैं दैट लीड टू इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर वहाँ पेन और बाकी सारे प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि वहां पर बोन में ऑस्टियोफाइट भी बनते हैं और बोन इरोड भी होती है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये अगर आप देखें रूमाटाइड आर्थराइटिस, तो वो अमूमन 40 से 50 के करीब ऑनसेट उसका होता है, लेकिन वो किसी भी एज में हो सकती है क्योंकि ऑटो एंटीबॉडीज तो किसी भी एज में बन सकती है ना immune system। लेकिन ये वाली जो डिजीज है ये एक लंबे अरसे के बाद होती है, जब आप कह सकते हैं कि ये बूढ़े लोगों की या +65 जो सीनियर सिटीजन है उनकी एक बीमारी है, और ये भी फीमेल में ज्यादा है, और इसकी रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दैट इज लिंक टू सम हार्मोनल चेंजेस। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी अफेक्ट कर सकती है किसी भी जॉइंट को, किसी भी जॉइंट को, और पेन हो सकती है वहां पर, स्वेलिंग हो सकती है, और जो बॉडी की वो जॉइंट जिस किस्म की मोशंस देता है, जिस किस्म की वो मूवमेंट्स पॉसिबल करवाता है, वो मूवमेंट्स भी आपकी उसकी जो डिग्री है वो कम हो सकती है। और इसके अलावा जब पेशेंट सुबह सोकर उठता है तो उसकी बॉडी के जॉइंट्स क्योंकि सारी रात उन्होंने मूवमेंट ज्यादा नहीं की होती, तो आपस में एक दूसरे के करीब आ गए होते हैं और मूवमेंट नहीं हुई होती, तो वो स्टिफ हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, तो वो जो स्टिफनेस है वो 30 मिनट से कम देर तक रहती है। और फिर जब आप मूव करने की कोशिश करते हैं तो ये बेहतर होती जाती है, आपकी मूवमेंट आसान हो जाती है। लेकिन रोमाटाइड आर्थराइटिस में, सॉरी, इसमें मुश्किल होती जाएगी, रोमाटाइड आर्थराइटिस में आसान होती जाएगी। क्यों? क्योंकि बोन्स आपस में जैसे जैसे रगड़ खाएंगी वैसे वैसे पेन ज्यादा होगी। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आपको जॉइंट्स दिखाए गए हैं दैट कैन बी अफेक्टेड बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको सिमेट्री नजर नहीं आएगी। सिमेट्री मीन कि अगर राइट वाला शोल्डर अफेक्टेड है तो लेफ्ट वाला जरूरी नहीं है अफेक्ट हो। जबकि रोमाटाइड आर्थराइटिस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज है, वो हर एक किस्म के जॉइंट को अफेक्ट कर सकती है। तो ये कर भी सकती है दोनों तरफ और नहीं भी कर सकती। तो इसमें आपको जो जॉइंट्स हैं, स्पेसिफिकली हमारे हिप जॉइंट्स और हमारे नी जॉइंट्स, वहां पर होती है। और क्योंकि इसका मेन फैक्टर है मैकेनिकल लोड पड़ना। नेक्स्ट प्लीज। और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ज्यादा एज के लोगों में और जॉइंट इंजरी हो जाए, ओवर यूज करें, आप मोटा इंसान हो, ओबेसिटी हो, जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकती है, और जेंडर स्पेसिफिक भी है, फीमेल में ज्यादा होती है मेल में कम, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ या आपका ऑक्यूपेशन क्या, आप काम क्या करते हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं या आप बैठकर काम करते हैं, आपकी डाइट कैसी है, आपके हार्मोनल जो है लेवल, दैट कैन डिस्टर्ब दी या दैट दैट कैन अफेक्ट दी प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस एज वेल। नेक्स्ट प्लीज। जी, ये रोमाटाइड आर्थराइटिस और में बताया था कि रोमाटाइड आर्थराइटिस में इम्यून कंपोनेंट लाजमी इन्वॉल्व होता है, सिट्रुलिनेशन होती है,
एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है बॉडी में, और उसके अगेंस्ट फिर ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, कार्टिलेज की डिग्रेडेशन, डीजनरेशन होती है, और ये खास लिमिटेड जॉइंट्स में होती है, और इसमें सिमेट्री नहीं होती इतनी, जबकि दूसरी तरफ सिमेट्रिकल आपको डिजीज मिलेगी। और इसमें होता क्या है कि सुबह सुबह इसकी ज्यादा सिम्टम्स खतरनाक होती हैं रोमाटॉइड आर्थराइटिस की, और जैसे जैसे आप क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं तो कम होती जाती हैं। जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जैसे ही आप मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, पेन सवेयर हो जाएगी। और जो रेमाटाइड आर्थराइटिस है, क्योंकि ऑटोइम्यून उस डिजीज है, तो रैपिडली होती है, जबकि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये स्लोली स्लोली होती है। नेक्स्ट, ये वही चीजें हैं जो मैं अभी आपको इसमें जो डिफरेंट मैंने अभी लिबोरेटरी फाइंडिंग इसमें देखें कि एक में आर एफ फैक्टर है और एक में आर एफ फैक्टर नहीं है। रोमाटॉइड आर्थराइटिस क्योंकि आर एफ फैक्टर क्या है, ऑटो एंटीबॉडी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आर एफ नेगेटिव होगी। नेक्स्ट प्लीज। दैट इज ऑल फ्रॉम दी माई साइड। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी पेशेंस का। अब नेक्स्ट जो इसकी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है उसको डिस्कस करेंगी मिस। मैं डॉक्टर्स पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि you have to manage the symptoms, you have to manage the risk factors of the disease, you have to educate the patient regarding their disease, you have to motivate the patient to fight. But always remember that never try to treat the disease. Always try to manage your condition. That arthritis में different pharmacological treatment है जिसमें different drugs आ जाती हैं. नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट एजुकेशन आ जाती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाती है, जैसे कि वेट रिडक्शन आ जाएगी, और जैसे कि ऑस्ट्रो आर्थराइटिस में हमने देखा कि जॉइंट्स को ओवर यूज करने से डिजीज वर्स हो रही आ जाती है। हाँ, अगर फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से हमें फायदा नहीं मिल रहा, देन वी विल गो टुवर्ड्स द सर्जिकल इंटरवेंशन। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम आ जाते हैं, इसमें हमारे पास ड्रग्स आ जाते हैं, डिमार्ड्स आ जाते हैं, एंसर्स आ गए हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड बायोलॉजिक्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम एंसर्स देखते हैं। जैसे कि एज नेम इज इंडिकेटिंग दैट नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आ जाते हैं। जैसे कि हमने सर नाइम ने क्या काम है कि इन्होंने साइक्लोऑक्सीजिनेज को ही इनहिबिट कर देना है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे, थ्रोम्बोक्सिन A2 नहीं बनेगा, एंड डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटेड सी रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, ये तो फायदे की बात हो गई, लेकिन एनसेड्स के दूसरी तरफ नुकसान भी बहुत है। वो क्या है कि जैसे कि हम देख प्रेजेंट होती है, जब हम एनसेड्स दे देंगे और पीजीज जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो इनहिबिट हो जाएंगी, तो जो हमारी जीआई म्यूकोजा की लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से अल्सर चांसेस हैं। ऑन द अदर हैंड जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो हमारे जुक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स में किडनीज के वहां प्रेजेंट होते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन ही इनहिबिट हो जाएगा तो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा, फ्लूइड और सल्यूट्स जो हैं वो अकोमोलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एडीमा हो जाएगा, जो कि फर्दर रिलेट करेगा और विच विल शो कार्डियोवास्कुलर रिस्क शो करेगा। ठीक है, इसीलिए हम एंसर सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए ही देते हैं, जो कि हमारे पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं डिमांड्स। अब दो तरह की क्लासिफिकेशन में है, एक नॉन बायोलॉजिक्स है और एक बायोलॉजिक्स है। नॉन बायोलॉजिक्स वो होते हैं, वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमें नहीं पता, नॉन स्पेसिफिकली वो हमारे इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक पार्ट को, स्पेसिफिक स्टेप को। हम बायोलॉजिक्स में जो नॉन बायोलॉजिक्स हैं डिमांड्स में, डिजीज मॉडिफाइंग मैकेनिज्म इज नॉट वेल डिफाइंड। इसका मैकेनिज्म बहुत वास्ट है, लेकिन हम यहाँ एक ड्रग का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। मेथोट्रेक्सेट है, मेथोट्रेक्सेट इनहिबिट करता है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को,
जिसकी वजह से जो टी सेल है उसकी प्रोलिफरेशन खत्म हो जाएगी। जब टी सेल की प्रोलिफरेशन खत्म हो जाएगी तो वो डिफरेंट टी सेल्स जो डिफरेंट अदर सेल्स को दावत दे रहा था, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं और डिफरेंट सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो भी रिलीज नहीं होंगे, उनकी इनहिबिशन हो जाएगी, तो डिफरेंट इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स ही रिलीज नहीं होंगे। दैट्स वाई हाउ नॉन बायोलॉजिक्स डिमांड्स जो उनसे हैं वो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करेंगे। इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल्स आ जाती हैं ड्रग्स की, वो मेथोट्रेक्सेट है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है और सल्फासेलेजीन है। आप सबको पता होगा मेथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसर ड्रग भी है। मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर ड्रग भी है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हम इसको देते हैं, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करता है। इम्यून सिस्टम की सुप्रेशन होगी तो डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज नहीं होंगे, तो एज द एंड दी एंड क्या होगा, हमारी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अब जो मेथोट्रेक्सेट हम ये देखते हैं कि जो एंटी कैंसर में जब हम ड्रग के तौर पे जब हम मेथोट्रेक्सेट को देते हैं तो इसका कंपेयर टू एंटी कैंसर बहुत कम है, पर वीक देते हैं, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स आ जाता है, आपने ये भी ध्यान में रखना है कि प्रेगनेंसी में मेथोट्रेक्सेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे ड्रग की बात करें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, इसकी डोजेज है 400 से 600 mg पर डे हम देते हैं। इसकी जो एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है वो रेटिनोपैथी है, इसीलिए हमें फॉलो अप रेटिना चेकअप और हमारा करवाना पड़ता है। और सल्फासेलाजीन आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बायोलॉजिक्स की बात करें तो जैसे हमने देखा, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पेसिफिक पार्ट और या स्पेसिफिक स्टेप्स को टारगेट करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम्स में। इसमें जो सबसे पहले आ जाते हैं कुछ ड्रग्स हैं, वो टीएनएफ अल्फा को ब्लॉक करेंगे जो कि इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा, और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, जैसे सर नईम ने बताया, जो हमारी बोन्स को डिजनरेशन की तरफ ले जाती है, वो खत्म हो जाएगी। अगर हम इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देंगे तो भी इन्फ्लेमेशन कम होगी। इंटरल्यूकिन 6 को ब्लॉक करेंगे कुछ ड्रग्स तो भी क्या होगा, एट दी एंड पे हमारी इन्फ्लेमेशन कम होगी। अच्छा, इसमें जैसे कि आपको पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पिक्चर में ये देखें, जो अबेटासेप्ट जो हमारा ड्रग है, ये टी सेल प्रोलिफरेशन पे ही ब्लॉक कर रहा है, इस स्टेप को ही ब्लॉक कर रहा है। जब टी सेल प्रोलिफरेट नहीं होंगे तो वो डिफरेंट अदर इम्यून सेल्स, मैक्रोफेजेस वगैरह को दावत नहीं दे पाएगा, तो क्या होगा, एट द एंड आपकी इन्फ्लेमेशन कम ही रहेगी। ऑन द अदर हैंड, कुछ ड्रग्स हैं जो इंटरल्यूकिन 1 की सिग्नलिंग को ब्लॉक करते हैं, एनाकिंड्रा है जैसे, जब इंटरल्यूकिन 1 सिग्नल नहीं होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। इसी तरह डिफरेंट ड्रग्स हैं वो इंटरल्यूकिन 6 की सिग्नलिंग को ब्लॉक करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ पे नॉन जो बायोलॉजिक्स हैं, बायोलॉजिक्स को हम ओरल रूट से नहीं देते, बायोलॉजिक्स को हम इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं। इसमें इटेंड्रासेप्ट है जो हमें पता है टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को ही ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। इसकी जो डोज है वो 50 mg सबकट है, सबक्यूटेनियस देते हैं once a week। अडेलिमुबाब है, ये इसकी 40 mg सबकट एवरी अदर वीक है, इसको आप नेक्स्ट। इसके अलावा इन्फ्लिक्सिमैब है, इसकी 3 बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोजेज एडजस्टमेंट होती है। गोलीमुबाब है, ये 50 mg सबक्यूटेनियस देते हैं वंस अ मंथ, ठीक है, और इसको आप मेथोट्रेक्सेट के साथ भी दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरफ। जब हमें मोनोथेरेपी से फर्क नहीं पड़ रहा होता तो डॉक्टर विल गो फॉर द डबल थेरेपी, जिसमें क्या होता है कि हम मेथोट्रेक्सेट को लेफ्लुनामाइड के साथ भी दे सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट को सल्फासेलाजीन के साथ भी ले सकते हैं। हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये देखना है कि हम दो बायोलॉजिक्स को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। हम दो नॉन बायोलॉजिक्स को ऐड कर सकते हैं लेकिन दो बायोलॉजिक्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें डबल थेरेपी से फर्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर विल गो फॉर द ट्रिपल थेरेपी, जिसमें द मोस्ट एफिकेशियस और बहुत मशहूर जो आजकल दी जाती है वो है मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजीन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी जाती है। इसके अलावा डिफरेंट स्टडीज हैं वो बताती हैं हमें कि एडेलिमुमाब जो कि बायोलॉजिक है और मेथोट्रेक्सेट है और सेफ है रूमेटाइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए। और रेडियोग्राफिक प्रोग्रेशन जब हम इसकी देखते हैं डिजीज की, तो साइनोवियल जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन है वो हमें 2 वीक पे बहुत कम इन्फ्लेमेशन नजर आती है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट एडेलिमुमाब का और मेथोट्रेक्सेट का बहुत एफिकेशियस है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। इमरा, आप स्टार्ट करें। आप एक स्लाइड भी शेयर में काइंडली वो शेयर करवा देंगे।
आपको स्लाइड शेयर नहीं नजर आ रही? नहीं नहीं, आप यहाँ जरा पे मेरी काइंडली स्क्रीन चेक पे करें। नहीं आ रही। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मेरी ओपन है डाइट ये? मैनेजमेंट से स्टार्ट। डाइट्री। ओके। मैनेजमेंट जी तरफ मैडम। आते हैं तो हमारे पास तीन मेन फोकस एरियाज हैं, जिसके अंदर हमारा वेट है, बैलेंस डाइट है, और हमारी एक्सरसाइज एक्टिविटी लेवल कह सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल करते हैं। बेसिकली हमारे पास अभी कोई इस तरह की फूड नहीं है जो हमें आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह के फूड्स अवेलेबल हैं जिससे हम हमारे साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं उसको रिड्यूस करवा सकें। हमारे पास मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी जो होती है आर्थराइटिस के अंदर, हम लोग वेट एंड एडिपोसिटी मैनेजमेंट देखते हैं। ओबेसिटी इटसेल्फ हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो लीड करती है। उसके अंदर आर्थराइटिस के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारी जो वेट बेडिंग बोन्स होती हैं उसके ऊपर वेट आना शुरू हो जाता है। तो मेन फोकस हमारा ओबेसिटी को कम करना होता है। उसके लिए हम एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट रिकमेंड करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि फैट मास को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज जो है वो रिकमेंड की जाती है। सेकेंडली हमारे पास वाइटामिन एंड मिनरल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट वाइटामिन आते हैं। विटामिन ए, सी एंड डी हम मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर देते हैं अपने पेशेंट्स को। इसके अलावा विटामिन बी और कैल्शियम जो है आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। देन हमारे पास नेक्स्ट एमएनटी के अंदर हमारे पास आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रेटेड थेरेपीज, जो कि कोलैबोरेटिव फॉर्म होती है। हमारे पास डिफरेंट टॉपिकल एड्स होती है, उसके अंदर ऑक्यूपेंचर्स होते हैं, और डिफरेंट हमारे पास थेरेपीज होती हैं जिसे हम इकट्ठा करके यूज करते हैं। उसके अंदर हमारे पास एक लेटेस्ट स्टडीज के अकॉर्डिंग चिली पाउडर से एक एक्सट्रैक्ट ड्राइव किया जाता है, कैप्सिनॉइड्स, जो कि आपके डिफरेंट फैट की जो हमारे ब्लॉकर्स होते हैं, हमारे पेन फाइबर्स को ब्लॉक करते हैं और हमें एक तरह से रिलीफ देते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट डाइटरी डाइट्स हम कह सकते हैं आर्थराइटिस से रिलेटेड, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस है बैलेंस हेल्दी डाइट। इसके अलावा हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं डिफरेंट चेंजेस लेकर आने के लिए बॉडी के अंदर। मेन फोकस होता है हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल करने का। तो उसके लिए है वेजिटेरियन डाइट है, फूड एलर्जिक एलिमिनेशन आ जाती है, देन हमारे पास कैलोरी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। मेन फोकस है हमारे पास यहाँ पे मेडिटेरियन डाइट, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी बोन हेल्थ के लिए। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट इंफ्लेमेशन जहाँ पे हो रही होती है उसको रिड्यूस करवाती है, हमारा वेट रिड्यूस करवाती है, देन हमारे ब्लड प्रेशर को कम करने के अंदर ये हेल्पफुल होती है। तो बेसिकली हमारे पास मेडिटेरियन डाइट होती क्या। मेडिटेरियन डाइट के अंदर हमारा जो हम चीजें इंक्लूड करते हैं, हमारे डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, उस वो सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं, बट इसके अंदर रेंजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास फिश आ जाती है, जो कि रिकमेंडेड अमाउंट होती है हमारे पास ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। हम इसलिए फिश लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। एक तो हार्ट हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, देन सेकेंडली हमारे आर्थराइटिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो सी रिएक्टिव प्रोटीन और इंटरल्यूकिन 6 प्रोड्यूस हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन जिस वजह से कॉज हो रही होती है, उसको कंट्रोल करते हैं। तो फिश के अंदर हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली जो फैटी फिशेस होते हैं उससे हम रिकमेंड करते हैं, जिसके अंदर सार्डीन आ जाती हैं, हमारे पास टूना आ जाती है, और सैल्मन आपके लिए बेस्ट है, आप वो यूज कर सकते हो। ट्वाइस और थ्राइस अ वीक आप उसे ले सकते हो। देन सेकेंडली हमारे पास आ जाती है नट्स एंड सीड्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है इसके अंदर भी। सेकेंडली आपके मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड इसके अंदर होते हैं, हाई इन प्रोटीन होता है, हाई इन फाइबर्स हैं, ये हमारी स्पाइकी लेवल को कंट्रोल करते हैं। हमें बहुत जल्दी मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस हमें मिल जाती है बहुत जल्दी, और हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती। हमारी जो हंगर है उसके लेवल को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। इनके अंदर आप वॉलनट्स ले सकते हो, पाइन नट्स ले सकते हो, जिसे चिंगोला भी कहते हो। देन आपके पास आलमंड्स आ जाते हैं। 1.5 आउंसेस पर वीक आपके लिए मोर देन इनफ है। 1.5 आउंस अराउंड 1 आउंस जो होता है वो आपकी हैंड फुल आपकी फिस्ट होती है, तो वो बन जाता है। देन आपके पास आ जाते हैं आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बेस्ट सोर्स है हमारे पास, एंटी इंफ्लेमेटरी सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारे पास इसके अंदर। तो हम लोग ज्यादातर मोस्टली रिकमेंड किए जाते हैं इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को। 9 सर्विंग्स जो हैं
इन टोटल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो हम रिकमेंड करते हैं, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट बेरीज आ जाती हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, रास्पबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, चेरीज आ जाती हैं। आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आप लेते हो और आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन जो है उसको कंट्रोल करते हैं। देन जितने ज्यादा आपके ब्राइटर कलर्स के वेजिटेबल्स होंगे वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे होते हैं आपकी बॉडी के लिए। इसके अंदर आपके पास विटामिन के रिच फूड्स आ जाती हैं, जिसके अंदर ब्रोकली है, स्पिनच है, लेटिस है, केल है, ये आप लोग ले सकते हो जितनी मर्जी अमाउंट हो, बिकॉज इसके अंदर एक तो कैलोरीज कम होती हैं, आपका वेट कंट्रोल करती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और आपकी इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल कर रही है। देन आपके पास सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर ऑरेंजेस है, ग्रेप फ्रूट्स हैं और हमारे पास लाइम्स आ जाते हैं। विटामिन सी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो आप वो भी रिकमेंड कर सकते हो या ले सकते हो। ऑलिव ऑयल आ जाता है हमारे पास, बेस्ट सोर्स है, एंटी ऑक्सीडेंट है हमारे पास, सॉरी एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है हमारे पास। हमारे पास इसके अंदर फैटी एसिड्स जो हैं वो सॉरी मैं कहूँगा मुझे ओमेगा बोलिए 3 कौन सी फैटी स्लाइड एसिड्स ओपन होते करनी है। हैं। जी जी, सॉरी सर। स्लाइड पर बताइएगा, स्लाइड इसमें कौन सी ओपन करनी है, ये वाली है इससे पीछे वाली, स्लाइड सर इससे पीछे वाली सर, ये वाली। नहीं इससे नीचे वाली, जी ये वाली, ये वाली मैम, जी जी। ठीक है continue। ऑलिव ऑयल के अंदर हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर भी इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ऑयल के अंदर हमारे पास एवोकाडो आ जाता है, सेफ्लॉर ऑयल आ जाता है और वॉलनट ऑयल आ जाता है। अराउंड 10 टाइम्स ओमेगा 3 हमारे पास वॉलनट ऑयल के अंदर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑलिव ऑयल। बट डिफरेंट रीजन की वजह से हम वॉलनट ऑयल जो है वो इतना रिकमेंड नहीं करते, ऑलिव ऑयल ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। इसके बाद हमारे पास बीन्स हैं, जिसके अंदर फाइबर और फाइटो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे पास बेस्ट सोर्स होती हैं जो प्रोटीन्स हैं उसको हम ले सकते हैं। बेस्ट सोर्स है प्रोटीन वेजिटेरियन प्रोटीन, हम वो रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें आपके पास रेड बीन्स आ जाते हैं, किडनी बीन्स आ जाते हैं और आपके पास एक्सीलेंट सोर्स है एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। देन हमारे पास होल ग्रेन्स है, होल ग्रेन्स हमारे लिए बेस्ट हैं बिकॉज एक तो हमारे पास जब जैसे ही हम कोई ग्लूटेन जिसके अंदर अमाउंट ज्यादा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका व्हीट है, मैदा हो गया, इसके अंदर आपकी ग्लूटेन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, आप लेते हो तो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक कर जाता है। जैसे ही वो स्पाइक करता है तो आपके अंदर चांसेस होते हैं कि इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो सकती है। तो हम लोग आर्थराइटिस के पेशेंट को रिकमेंड करते हैं वो होल ग्रेन्स के अंदर आपके पास वैरायटी आ जाती है, ओट मील्स आ जाती हैं, आपके पास ब्राउन राइस आ जाते हैं, केनवा आ जाता है, होल व्हीट फ्लावर आ जाता है।